मैं समझता हूँ जी इसमें कुछ दबे अंदाज में एफर्ट्स की गई हैं सऊदी अरब की तरफ से भी, और उसको अब ज्वाइन किया टर्की ने जी, क्योंकि ये दो ऐसे ममालिक हैं कि जो मैं समझता हूँ ओरिजिनल स्टेक रखते हैं फ़लस्तीन के अंदर, क्योंकि फ़लस्तीनी ज़ाहिर मुसलमान हैं, उनके हम मज़हब भाई हैं, और उसके अलावा क़िबला अव्वल के उस दिफा की जंग उनके बिहाफ पे लड़ रहे हैं कि जो बुनियादी तौर पे उन्हें अपने वसाइल, उन्हें अपनी सियासी और सफारती जो वेट है उसके ज़रिए लड़नी चाहिए थी। लेकिन ये अपने गुलेलों, अपने पत्थरों और अपने छोटे मोटे रॉकेटों के साथ जो है वो दिफा अक्सा की जद्दोजहद लड़ रहे हैं। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर वो तुर्की के जिस अंदाज से 48 से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं तो उसे वो एक्टिवेट करने चाहिए। इसी तरीके से सऊदी अरब अगर चाहता है कि उनके साथ मुस्तकबिल में कोई इसी नौइयत का सफारतकारी का डोल डाला जाए, तो वो एक ऐसी खून में लिथड़ी हुई जो सहयूनी रियासत है उनके साथ सफारती ताल्लुकात कायम करके दुनिया को और मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे कि वो ऐसे जारे के हाथ मजबूत कर रहे हैं कि जिन्होंने उनके फ़लस्तीनी भाइयों को सिर्फ इस बिना पे खून में नहला दिया कि वो दिफाए अक्सा की जद्दोजहद के लिए अपना तन मन धन जो है वो कुर्बान कर दिए, जिन्होंने अपना आज अब जो है वो अपने उनके कल के लिए और उनके उस कल के लिए कि जिसको वो जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जो है उसका दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। क्योंकि यही बात जो अरब अमन अमल मंसूबा था उसमें बयान की गई है कि 67 की सरहदों में एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए कि जिसका अबदी दारुल हुकूमत जो है वो बैतुल मक़दस हो। लेकिन वो बैतुल मक़दस इसराइल जो है वो आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज उसकी जद्दोजहद में, उस एफ़र्ट में फ़लस्तीनियों ने अपना खून पेश किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया है उन्होंने पूरी उम्मत की तरफ से। और ये सऊदी अरब समेत तमाम जितने भी तेल की दौलत से माला माल या अदरवाइज़ रिसोर्स से माला माल जो मुल्क हैं, ये उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि इस वक्त गजा बाद में मंसूर साहब ये इसराइल के साथ तो आ गया, अमेरिका भी, तमाम उनकी जो मगरबी ममालिक वो भी उनके हक में खड़े हो गए। ये निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं या हमास जो भी फ्रीडम फाइटिंग कर रही है, इनके साथ ईरान की खैर सगाली है और इनके पास क्या है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस नौइयत की जो इस वक्त साजिशी थ्योरियाँ जो प्रमोट हो रही हैं वही दरअसल फ़लस्तीनियों की जो जद्दोजहद है उसकी बीख करने के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि इस वक्त अगर उनको इस जंग को हमास की जंग का नाम दिया जाता है तो ये भी फ़लस्तीन काज के साथ ज़्यादती है, क्योंकि ये फ़लस्तीनी जंग लड़ रहे हैं। फ़लस्तीन में सिर्फ गज़ा में सिर्फ हमास नहीं रहती, 23 लाख दीगर फ़लस्तीनी भी मौजूद हैं। अगर उन्होंने गज़ा के स्ट्रिप को नहीं छोड़ा इन तमाम मुश्किलात और बमबारी के बावजूद, इसका मतलब है कि वो इस पूरे काज को सपोर्ट करते हैं। और अगर उन्होंने माजी में 2006 में एक आज़ाद जमहूरी इलेक्शन के नतीजे में 75% नशिस्तों के साथ फ़लस्तीन जो फ़लस्तीन की लेजिस्लेटिव असम्बली है उसमें हमास को जितवाया, तो ये बुनियादी तौर पे उनकी अवामी हमायत है। तो ये जमहूरी मुल्क और अमेरिका, यूरोपीय यूनियन जो जमहूरियत का राग अलापते थकते नहीं हैं, तो उन्हें ये ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र नहीं आते। वो किस मुँह से इसे सिर्फ और सिर्फ हमास की या मुज़ाहमतकारों की जद्दोजहद का नाम देके अब आ जाते हैं सर आखिरी नुक्ते की जानिब। ये अब पाकिस्तान की एक ज़ाहिर बात है, एक बड़ी तवील उनकी वाबस्तगी है मुस्लिम उम्मा के होने के नाते भी, उस कास के साथ भी पाकिस्तान के एक हिस्टोरिकल जनाब हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर अब तक खड़ी रही है। पाकिस्तान को लेकर के यहाँ जज्बात पाए जाते हैं, तनकीद की जाती है सरकार के ऊपर। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? वो कैसे अपने बेपनाह मसाइल से घिरी हुई रियासत इस काज को, इस मसले को लेकर के क्या किरदार अदा कर सकती है? OIC में या UN में या दीगर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का क्या रोल बनता है और क्या कर सकता है? वो क्या ऑप्शंस हैं हमारे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है इस काज को ओन करने के लिए और इसको आगे प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये इस काज की जो रिजेंबलेंस है वो बिल्कुल हमारे कश्मीर काज के साथ मिलती है। वही एनोलॉजी है, उसी अंदाज से वहाँ यहूदी सेटलमेंट्स कायम करके फ़लस्तीनियों की ज़मीन खाई जा रही है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से पंडितों को ला के कश्मीर में आबाद कर रहा है, उनको वहाँ शहरी हकूक़ दे रहा है। यही इसी नौइयत का जो टेक्नोलॉजी का जोम जो है वो इंडिया को है, और उसको इस्तेमाल करते हुए निहत्ते और इंडिजिनस जो कश्मीरी स्ट्रगल है उसको कुचलने के लिए तमाम इंसानी गैर इंसानी हरबे जो इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ जो उनके यहूदी भाई हैं वो यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे फ़लस्तीनी मज़ाहमती तक
تو ایک لحاظ سے پاکستان کا تو موقف سٹرینتھن ہی اسی وقت ہو سکتا ہے کشمیر پر کہ اگر وہ اس فلسطین کاز کے ساتھ دامے درہمے سخنے اور قدمے جو ہے وہ کھڑا ہو. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں جو حکومت پاکستان ہے اس کی طرف سے ایک جو بیان آیا ہے اس نے یقیناً بہت سے ایف اینڈ بٹس کھول دیے ہیں کہ ہم دو ریاستی جب حل کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنے گھر پر اپنے قبلہ اول پر یہودی قبلہ تسلیم کر لیا ہے. ہماری ریاست تو پھر نہ ہوئی, وہ تو یہودی ریاست کے ساتھ ایک اور ریاست کو آپ نے فلسطین کو کھڑا کرنے کی کوشش کی. تو یہ اس مسلمہ قومی بین الاقوامی موقف سے انحراف ہوگا کہ جو بانیان پاکستان نے ہمارے قومی شاعر نے جس کو پرموٹ کیا. بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب نے تفصیلی طور پر صورتحال کا احاطہ کیا, اپنا تجزیہ پیش کیا. یہ غزہ کی بات بار بار میں اس لیے کر رہا تھا کہ آدھی آبادی یہاں پہ جو 20 لاکھ ہیں محصور انہیں میں کہوں گا, اور یہ اوپن ایئر پریزن ہے غزہ اس وقت جو بن چکا ہے 140 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ. آدھی آبادی 19 برس سے کم عمر نوجوان پر مشتمل ہے, کوئی باقی بچا ہی نہیں ہے, مار دیا گیا ہے انہیں. وہ مفلوج ہیں, بے روزگار ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ادویات تک ان تک نہیں پہنچ رہی, تیل نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. کئی فوٹیجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تازہ پانی کے کنویں ہیں وہاں کنکریٹ پھینک رہا ہے اسرائیل. اس حد تک بربریت ہے اور عالمی برادری اس پر خاموش ہے. اس سے بڑا آہو بکا کیا ہوگی؟ اللہ ان نہتے فلسطینیوں کی مدد فرمائے. میں سمجھتا ہوں جی اس میں کچھ دبے انداز میں ایفرٹس کی گئی ہیں سعودی عرب کی طرف سے بھی, اور اس کو اب جوائن کیا ٹرکی نے جی, کیونکہ یہ دو ایسے ممالک ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں اوریجنل سٹیک رکھتے ہیں فلسطین کے اندر, کیونکہ فلسطینی ظاہر مسلمان ہیں, ان کے ہم مذہب بھائی ہیں, اور اس کے علاوہ قبلہ اول کے اس دفاع کی جنگ ان کے بہاف پہ لڑ رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ انہیں اپنے وسائل, انہیں اپنی سیاسی اور سفارتی جو ویٹ ہے اس کے ذریعے لڑنی چاہیے تھی. لیکن یہ اپنے گلیلوں, اپنے پتھروں اور اپنے چھوٹے موٹے راکٹوں کے ساتھ جو ہے وہ دفاع اقصیٰ کی جد و جہد لڑ رہے ہیں. اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اگر وہ ترکی کے جس انداز سے 48 سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں تو اسے وہ ایکٹیویٹ کرنے چاہیے. اسی طریقے سے سعودی عرب اگر چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ مستقبل میں کوئی اسی نوعیت کا سفارتکاری کا ڈول ڈالا جائے تو وہ ایک ایسی خون میں لتھڑی ہوئی جو صہیونی ریاست ہے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر کے دنیا کو اور مسلمانوں کو کیا میسج دیں گے کہ وہ ایسے جارے کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کے فلسطینی بھائیوں کو صرف اس بنا پہ خون میں نہلا دیا کہ وہ دفاع اقصیٰ کی جد و جہد کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کر دیے, جنہوں نے اپنا آج جو ہے وہ اپنے ان کے کل کے لیے اور ان کے اس کل کے لیے کہ جس کو وہ جو آزاد فلسطینی ریاست جو ہے اس کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہی بات جو عرب امن عمل منصوبہ تھا اس میں بیان کی گئی ہے کہ 67 کی سرحدوں میں ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے کہ جس کا ابدی دارالحکومت جو ہے وہ بیت المقدس ہو. لیکن وہ بیت المقدس اسرائیل جو ہے وہ آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آج اس کی جد و جہد میں اس ایفرٹ میں فلسطینیوں نے اپنا خون پیش کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت فرض کفایہ ادا کیا ہے انہوں نے پوری امت کی طرف سے. اور یہ سعودی عرب سمیت تمام جتنے بھی تیل کی دولت سے مالا مال یا ادروائز ریسورسز سے مالا مال جو ملک ہیں یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. کیونکہ اس وقت غزہ بعد میں منصور صاحب یہ اسرائیل کے ساتھ تو آگے امریکہ بھی, تمام ان کی جو مغربی ممالک وہ بھی ان کے حق میں کھڑے ہو گئے. یہ نہتے جو فلسطینی ہیں یا حماس جو بھی فریڈم فائٹنگ کر رہی ہے ان کے ساتھ ایران کی خیر سگالی ہے اور ان کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کی جو اس وقت سازشی تھیوریاں جو پرموٹ ہو رہی ہیں وہی دراصل فلسطینیوں کی جو جد و جہد ہے اس کی بیخ کنی کے لیے کافی ہیں. کیونکہ اس وقت اگر ان کو اس جنگ کو حماس کی جنگ کا نام دیا جاتا ہے تو یہ بھی فلسطین کاز کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ یہ فلسطینی جنگ لڑ رہے ہیں. فلسطین میں صرف غزہ میں صرف حماس نہیں رہتی, 23 لاکھ دیگر فلسطینی بھی موجود ہیں. اگر انہوں نے غزہ کے سٹرپ کو نہیں چھوڑا ان تمام مشکلات اور بمباری کے باوجود, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پورے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے ماضی میں 2006 میں ایک آزاد جمہوری الیکشن کے نتیجے میں 75% نشستوں کے ساتھ جو فلسطین کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں حماس کو جتوایا تو یہ بنیادی طور پہ ان کی عوامی حمایت ہے. تو یہ جمہوری ملک اور امریکہ, یورپی یونین جو جمہوریت کا راگ الاپتے تھکتے نہیں ہیں تو انہیں یہ زمینی حقائق نظر نہیں آتے. وہ کس منہ سے
इसे सिर्फ और सिर्फ हमास की या मुजाहमत कारों की जद्दोजहद का नाम दे के अब आ जाते हैं सर आखिरी नुक्ते की जानिब। ये अब पाकिस्तान की एक ज़ाहिर बात है, एक बड़ी तवील उनकी वाबस्तगी है मुस्लिम उम्मा के होने के नाते भी, उस कास के साथ भी पाकिस्तान के एक हिस्टोरिकल जनाब हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर अब तक खड़ी रही है। पाकिस्तान को लेकर के यहाँ जज्बात पाए जाते हैं, तनकीद की जाती है सरकार के ऊपर। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो कैसे अपने बेपनाह मसाइल से घिरी हुई रियासत इस काज को, इस मसले को लेकर के क्या किरदार अदा कर सकती है? OIC में या UN में या दीगर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का क्या रोल बनता है और क्या कर सकता है, वो क्या ऑप्शंस हैं हमारे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है इस कॉज को ओन करने के लिए और इसको आगे प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये इस काज की जो रिजेंबलेंस है वो बिल्कुल हमारे कश्मीर कॉज के साथ मिलती है, वही एनोलॉजी है। उसी अंदाज से वहाँ यहूदी सेटलमेंट्स कायम करके फ़लस्तीनियों की ज़मीन खाई जा रही है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से पंडितों को ला के कश्मीर में आबाद कर रहा है, उनको वहाँ शहरी हकूक़ दे रहा है। यही इसी नौइयत का जो टेक्नोलॉजी का जोम जो है वो इंडिया को है, और उसको इस्तेमाल करते हुए निहत्ते और इंडिजिनस जो कश्मीरी स्ट्रगल है उसको कुचलने के लिए तमाम इंसानी गैर इंसानी हरबे जो इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ जो उनके यहूदी भाई हैं वो यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे फ़लस्तीनी मज़ाहमती तक, तो एक लिहाज से पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ स्ट्रेंथन ही उसी वक्त हो सकता है कश्मीर पर कि अगर वो इस फ़लस्तीन काज के साथ दामे दरहमे सुखने और कदमे जो है वो खड़ा हो। और इस वक्त मैं समझता हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी तरफ से एक जो बयान आया है उसने यकीनन बहुत से इफ़ एंड बट्स खोल दिए हैं कि हम दो रियासती जब हल की बात करते हैं तो हमने अपने घर पर अपने किबला अव्वल पर यहूदी किबला तस्लीम कर लिया है, हमारी रियासत तो फिर ना हुई, वो तो यहूदी रियासत के साथ एक और रियासत को आपने फ़लस्तीन को खड़ा करने की कोशिश की। तो ये उस मुसल्लमा कौमी बैन अक़वामी मौक़िफ़ से इन्हराफ होगा कि जो पाकिस्तान ने हमारे कौमी शायर ने जिसको प्रमोट किया। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब ने तफसीली तौर पर सूरत हाल का अहाता किया, अपना तज़िया पेश किया। ये गज़ा की बात बार बार मैं इसलिए कर रहा था कि आधी आबादी यहाँ पे जो 20 लाख हैं महसूर इन्हें मैं कहूँगा, और ये ओपन एयर प्रिजन है गज़ा इस वक्त जो बन चुका है, 140 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। आधी आबादी 19 बरस से कम उम्र नौजवान पर मुश्तमिल है, कोई बाकी बचा ही नहीं है, मार दिया गया है उन्हें। वो मफलूज हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, अद्वियात तक उन तक नहीं पहुँच रही, तेल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। कई फुटेजेस में आपने देखा होगा कि जो ताज़ा पानी के कुएँ वहाँ कंक्रीट फेंक रहा है इसराइल। इस हद तक बर्बरियत है और आलमी बरादरी इस पर खामोश है। इससे बड़ा आहो बुका क्या होगी। अल्लाह उन निहत्ते फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए।